समाजवादी पार्टी के नेताओं को, खास करके अखिलेश यादव को लग रहा है कि गिनती कभी भी बिगड़ जाएगी। राजकुमार भाटी, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है अखिलेश यादव? नहीं, आपने शुरू में 3 सवाल उठाए, मैं बहुत संक्षेप में तीनों का जवाब देना चाहूंगा। पहला तो ये कि ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। 1/3 प्रधानमंत्री इसलिए हैं कि नीतीश और नायडू जी की बैसाखियों पर टिके हुए हैं। जैसा कि वरुण पुरोहित ने कहा कि ये अब मोदी सरकार नहीं है, ये ना मोदी सरकार है, ना भाजपा सरकार है, ना एनडीए सरकार है, ये एनएनडीए सरकार है। नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस की सरकार है। ये नीतीश नायडू के ऊपर डिपेंड है पूरी तरह। दूसरा आपने सवाल उठाया कि मोदी की हार क्यों मान रहे हैं। मोदी की हार इसलिए मान रहे हैं, मोदी जी ने नारा दिया था कि बीजेपी 370 और बीजेपी की आई 240, यानी 133 सीटें कम आई हैं, जो मोदी जी चाहते थे, जो मोदी जी ने देश से मांगा था, जो मोदी जी को उम्मीद थी। मोदी जी की अपील को जनता ने नकार दिया। उन्होंने 370 सीटें मांगी थी, उन्हें 240 दी, 133 सीटें कम दी हैं। दूसरे, वाराणसी में मोदी जी 2019 में जीते थे 5.5 लाख वोट से। इस बार खींच खाच के 1.5 लाख वोट से जीते हैं जैसे तैसे करके। अगर वहां, मैं वरुण जी की बात से सहमत हूं, थोड़ा सा और ताकत लगाई जाती तो मोदी जी इस बार चुनाव हार गए थे। तीसरी बात कि मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री कैसे हैं, ये क्यों कहा जा रहा है कमजोर प्रधानमंत्री हैं। और ये जो आपने अभी पूछा, अखिलेश जी कह रहे हैं गणित बिगड़ेगा। गणित इसलिए बिगड़ेगा कि मोदी जी पूरे चुनाव ये कहते रहे अपने भाषणों में कि जब तक मोदी जिंदा है मुसलमानों को आरक्षण नहीं होने देंगे, तब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं होगा इस सरकार में, कोई इस तरह। और हाँ, इनके जो प्रमुख सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण लागू करेंगे, हर मुसलमान को 60 की उम्र के बाद पेंशन देंगे, मुसलमानों को ब्याज रहित ऋण देंगे, हर शहर में ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन देंगे। तो या तो मोदी जी को घुटने टेकने पड़ेंगे या नायडू को घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक है। और जी, तो ये आपके तीनों सवालों के जवाब आ गए ना राजकुमार भाटी। अब पहली बात है, अब आपके हिसाब से अब आपके तीनों सवालों के जवाब आ गए ना। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। हाँ ठीक है, केवल 10 सेकंड। हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए। नीतीश जी सीएए के, यूसीसी के और अग्निवीर के विरोधी रहे हैं। वो तीनों योजनाओं को वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी उन्हें वापस लेंगे या नहीं लेंगे? ठीक है, ठीक है। अब हमको अब इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर 240 सीटें लाकर, अगर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है वो 1/3 की सरकार है और 1/3 वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी 145 सीट लाकर और 20 से ज्यादा सहयोगियों के साथ, तो किसकी सरकार थी? वो दहाई सरकार थी। कौन सी सरकार थी? कि दशमलव वाली सरकार थी? उसको कौन सा सरकार कहेंगे? और भाई आज भी 240 जितनी सीटें आई है, आप सबको मिलाकर उतनी सीटें नहीं आई। भाई सच तो यही है ना, 6 सीटें अभी भी कम है उससे, सबको मिलाकर। देखिए, तो आपका आंकड़ा कहां बैठता है, ये भी तो सोचना चाहिए ना रंजीत जी। पहली बात। नहीं, दूसरी बात नहीं, मैं आपने जो 2 बातें कही ना, 2-3 बातें, मुझे लगता है कि उसका जवाब आपको मिलना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि भाई अगर किसी को दहाई और सैकड़ा कर देना है तो एक अलग बात है, लेकिन सच तो यह है कि आप दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाई कांग्रेस। और रही बात कि आपने मांगा कितना और मिला कितना, तो आप भी तो 80 की 80 सीटें जीत रहे थे। अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि क्योटो भी जीत रहे हैं हम, तो क्योटो जीत गए क्या? तो 80 में 79 कंफर्म कह रहे थे, जीते तो नहीं ना। तो माफी के साथ कहना चाहता हूं, हाँ, एक तो माफी के साथ कहना चाहता हूं, आपका गणित बहुत कमजोर है। दहाई का आंकड़ा 10 पे हो जाता है। हाँ भाई, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, का आंकड़ा नहीं कर पाई। मैं कह रहा हूं तिहाई। अगर आप इनको तिहाई वाले कह रहे हैं तो 145 वाले को क्या कहेंगे? यही सवाल तो मैं कह रहा हूं आपको। 240 वाले को आप तिहाई बोल रहे हैं। तिहाई का आंकड़ा आपको जयराम रमेश को सिखाना चाहिए कि 180 तिहाई होता है, 240 तिहाई नहीं होता है। राजकुमार भाटी, ये जयराम रमेश को सिखाइए आंकड़ा। दूसरी बात, मौसम बदलने का यह सबूत है कि जिस प्रधानमंत्री की तुलना पंडित नेहरू से की जाती थी, आज उनकी मनमोहन सिंह से की जा रही है। यह मौसम बदलने का संकेत है। मनमोहन सिंह की सरकार भी गठबंधन सरकार थी, वो भी बैसाखियों पर टिकी हुई थी। मोदी जी की सरकार भी बैसाखियों पर टिकी हुई है, यह भी गठबंधन सरकार। ठीक है, शुभांकर भट्टाचार्य के पास चलेंगे भाई। कि एक तरफ सरकार बन गई, सरकार जैसे काम करना चाहिए कमोबेश उसी तरीके से सरकार काम कर रही है जैसे पिछली सरकार चल रही थी। मुझे लगता है कि इस देश में जिन लोगों ने भी सरकार का चेहरा देखा है, कम से कम उसको इस बात का अंदाजा हो गया है कि जो सरकार गई थी वही सरकार आई है। लेकिन जरा देखिए कि
टीएमसी खास करके ममता बनर्जी की नफरत की इंतहा है कि जब यहां शपथ ग्रहण चल रहा था तो आपने लाइट ऑफ कर दिया। आप मतलब इसको क्या कहेंगे, विरोध है या नफरत है, क्या है? नहीं रंजीत जी, पहले तो ये जानते हैं ये सारी जो बातें हैं हाँ। कि लाइट ऑफ करके बैठे थे, ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, ये सारी वो एग्जैजरेशंस है जो सागरिका जी ने जो है उसको ये व्यक्त करने के लिए कि ममता दीदी इसमें दुखी थी, उस बात को व्यक्त करने के लिए शी वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड, उनको थोड़ा सा उनको अतिशयोक्ति की कहीं ना कहीं। तो ये सारी बातें ही हैं और इनका महत्व, जैसे आपने कहा 1/3 के प्रधानमंत्री, इन सब बातों का महत्व उतना ही है जैसे कि आपके घर में घुस के आपका मंगलसूत्र छीन लेना या 3 भैंसों में से 1 भैंस ले जाना, ये सारी बातें। लेकिन अहम जो आप ही के सवालों में से बहुत अहम सवाल ये है कि बात ये है कि शायद 1/3 के प्रधानमंत्री इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले जो 2 टर्म्स इनके रहे तो उसमें जो हम लोगों ने जिस प्रकार के उनके डिसीजंस मोदी जी के आते देखा, जैसे कि रात के 12 बजे नोटबंदी हो जाती है, अचानक रात के 12 बजे आते हैं, पूरा लॉकडाउन, कोविड लॉकडाउन घोषित कर दिया जाता है और उसका कितना लंबा टाइम चलता है, कभी कोई प्लान या डिस्कस वे में, या विपक्ष की बात छोड़ देते हैं, चलिए अपने एलाइज तक को साथ में नहीं लिया जाता था। तो बात यह है कि अब शायद हर एक चरण पर, हर एक डिसीजन पर 1/3 डिसीजन मोदी जी का होगा और 2/3 का इंपैक्ट जो है वो उनके सहयोगी दलों का रहेगा। ये शायद कहने का यहां पे ज्यादा अच्छा मकसद रहेगा, इस तरीके से अगर बात को रखा जाए। बाकी चीजें देखिए, भट्टाचार्य, उस हिसाब से तो 2/3 पोर्टफोलियो में 2/3 विभाग भी जाना चाहिए था उनके पास, 2/3 अच्छे विभाग भी उनके पास जाना चाहिए था। और दूसरी तरफ आप लोग माहौल बना रहे हैं कि सहयोगियों को तो झुंझुना मंत्रालय दे दिया, झुंझुना मंत्रालय दे दिया। तो भाई सवाल यह है कि अगर इतना ही दबाव होना है और इतना ही दबाव, तो दबाव दिखना चाहिए ना, वो दबाव तो नहीं दिख रहा कहीं। नहीं रंजीत जी, ये दबाव तो तब दिखेगा जब ऐसे कोई मेजर डिसीजंस आते हैं। अभी जैसे आपने कहा आपका अगर यूनियन यूसीसी का अगर आ जाता है तो विभाग का बंटवारा मेजर डिसीजन नहीं है। सरकार में कौन क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, ये आपको लगता है कि ये मेजर डिसीजन नहीं है? शुभंकर भट्टाचार्य। रंजीत जी पूरी बात को सुने, आप उसको बेशक टोकिएगा, आपको मैं आपकी पत्रकारिता से वाकिफ हूं, आप लखनऊ में भी यहां पे बैठते थे, मैं उस समय से आपके साथ हूं, तो मैं जानता हूं कि आप चीजों को न्यूट्रल वे में देखने के काबिल हैं। इसलिए मैं आपके सामने एक बात को कह रहा हूं कि देखिए, निष्पक्ष तरीके से अगर सोचा जाए तो वो जो पहले तरीके से एक डिक्टेटोरियल जो डिसीजंस आते थे, जो उनका बिल्कुल उनकी जो स्वयं प्रभुता है वही से दिखाती थी, अब वो डिसीजंस में कम दिखाई देंगी। वो सब चीजें जब यूसीसी लागू होगा तब आपको समझ में आएगा। बड़ी चीजें अभी बात है कि पोर्टफोलियो जिम्मेदार विपक्ष के नाते ये बात करने का तरीका हो सकता है। ये आप जो कह रहे हैं ये सही तरीका हो सकता है। मामले में टीडीपी का पूछा जाएगा। शुभंकर भट्टाचार्य, इसमें कोई दो मत नहीं है कि भाई एक अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एक पार्टी की सरकार और गठबंधन की सरकार, दोनों में थोड़ा फर्क हो सकता है डिसीजन मेकिंग में, ये इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसको 1/3 पीएम या इस तरह की बातें कहना, वो एक तरीके से मैं समझता हूं कि एक ऐसी कोशिश है जो कि गलत तरीके से चीजों को पेश करने की कोशिश हो रही है। ममता काले कैसे देखते हैं? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.